हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं? अच्छे होंगे। मैंने कल एक वीडियो डाला था, वो आपको मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा रहा हूं और साथ साथ कोशिश कर रहा हूं कि उसके आसपास की भी सारी बातें बता दूं कि आप लोग का कुछ छूटे नहीं। अब 10 क्वेश्चन तक हो गया था, आज फिर आगे बढ़ते हैं। और मैंने बताया था कि मेरा ये टारगेट है कि 100 क्वेश्चंस एटलीस्ट करवा दूं, तो उसमें पूरे मैथ की किताब का सभी सेक्शन के क्वेश्चंस आ जाएंगे। और ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही नहीं, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी मदद कर देगा। बस उसको गौर से सुन लेना है और उस पर थोड़ा वर्कआउट आपके पास बुक होंगे, आप वर्कआउट करके उसको देख लेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हुए, और फिर बता दूं, वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ने पे लग जाइए और देखिएगा। और उसके साथ साथ क्योंकि मैथ की बात है, तो जो भी आपके पास सैंपल सेट हो या गेस्ट पेपर हो या कहीं से क्वेश्चन लिए हो, तो थोड़ा प्रैक्टिस करके भी देख लेंगे। आइए तो बिना लेट के हुए मैं क्वेश्चन में बताता हूं। अब लिखता हूं, कल तक 10 का लिखा था, आज 11वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, यदि आर 5 6 बिंदुओं यदि आर 5 6 बिंदुओं ए 6 5 एवं बी 4y को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो AB का मध्य बिंदु हो तो y का मान होगा। और ये ऑप्शन ए है, ये आपका 5, बी है 7, सी है 12 और डी है, ये आपका कितना है? ये आपका है 6। देखिए अब ये इसका आंसर बहुत आसान सी बात, टिक करना हो, इसका आंसर हो जाए आपका 12 5 या आपका 7 आंसर हो जाएगा। लेकिन ये 7 आंसर कैसे हो जाएगा, आप जरा इसका देखेंगे। अब इसको मैं समझाता हूं। आपने पढ़ा होगा, ये आपका सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र, जो कि आपको नियामक ज्यामिति में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेकंड एक्सरसाइज है ना, उसमें आपको लिखा है कि यदि बिंदुएं ए x1 y1 एवं बी x2 y2 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु P हो, तो P का नियामक ये आप देखे होंगे, x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2/2 होता है। देखिए मतलब दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक, उसका कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2/2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2/2। यहाँ पे आप देखिए बिंदु R है, आप इस चीज को समझ लीजिए। A है, ये 6 5 है इसका कोऑर्डिनेट, ये B है, B का कोऑर्डिनेट क्या है? 4y है। अब जरा देखिए इस पे कोई मध्य बिंदु, यहाँ पे मिडिल में R है, इसका कोऑर्डिनेट है 5 6 है, तो y का वैल्यू पूछा है। हम हम लोग मान लेते हैं x1 बराबर है 6, y1 बराबर क्या हो गया 5। अभी कल के वीडियो में मैंने आपको खूब अच्छी बात ये बताई है, x2 बराबर हो गया 4, y2 बराबर क्या हो गया y2 के जगह पे y है। चूंकि r मध्य बिंदु है, ये ध्यान देंगे, ये फॉर्मूला तब लगेगा
जब आर मिड पॉइंट हो यानी आर मध्य बिंदु हो। आर मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु के लिए क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। हमें यहाँ पे x की बात नहीं है, हमें y का निकालना है, तो y बराबर ही हम लिखेंगे, x बराबर की कोई जरूरत नहीं यहाँ पे। तो हम लोग क्या सीधे लिख लेते हैं y की, अगर x का रहता तो x का लिख के बनाते हैं, इसलिए y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2 बटे क्या हो गया 2। अब देखिए मध्य बिंदु में y का वैल्यू कितना लिखा है, 6 लिखा है। 6 बराबर y1 का वैल्यू कितना है 5 प्लस ये y2 का वैल्यू कितना है y/2। देखिए फिर बताऊं, यह जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिखा है तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है 6 बराबर क्या होता है y1 प्लस y2/2। y1 हमने 5 को माना है, y2 हमने y को माना है बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 2 या 12 बराबर 5 प्लस y, और 12 इधर 5 आएगा -5 बराबर y, इसलिए y बराबर क्या हो गया 7। ये 7 आंसर हो गया। अब अगर हो सकता है कि x लिख देता है यहाँ पे, तो x के लिए किसका फॉर्मूला लिखते हैं, x बराबर x1 प्लस x2/2 का लिखते हैं। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत समझने में? तो आइए, अब ये ऐसा हो सकता है कि दे दे कि दो बिंदुएं हैं, उनका मध्य बिंदु का नियामक निकालें, ये सब्जेक्टिव में भी हो सकता है 2 मार्क्स में, तो फिर दो बिंदुएं दे देंगे और उसके बाद x बराबर x1 प्लस y x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2 करके निकाल लेंगे। कोई दिक्कत? आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। ये 11 नंबर क्वेश्चन था। देखिए ध्यान से इसे देखते रहिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी क्वेश्चन के आसपास, ऐसा नहीं कि सीधे टिक करके छोड़ दूं, पूरे आसपास की बातें बता देता हूं जो सब्जेक्टिव में भी आपको काम आ जाएगा। और हाँ एक बात, आप वीडियो को देखेंगे, जो भी सजेशन हो जरूर देंगे, और फिर आपको अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, उनको भी फायदा हो जाएगा। बोलेंगे वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो, लिंक को आप अगर सेव कर लेते हैं तो उसके बाद से आपको जो भी वीडियो डालूंगा तुरंत पहुंचेगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखता हूं। बहुत आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 12 होगा। बहुत आसान। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। देखिए कौन सी अभाज्य संख्या है। दी इजीएस्ट क्वेश्चन टू यू। ये आपका ए में लिखा है 27, बी लिखा है 35, सी लिखा है ये आपको 13, और डी लिखा है, ये आपका लिखा है, डी लिखा है 56। आपको पता है अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। देखिए अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, ऐसी संख्या जिसमें एक और खुद के अलावे किसी और से भाग नहीं लगे, यानी किसी भी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे, उससे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 27, ये 27 नहीं होगा क्योंकि 3 से भी डिवाइडेड होता है, 9 से भी डिवाइडेड होता है जी, 35 भी 5 से डिवाइड होता है, 7 से होता है, ये 56 भी होता है। अब ये 13 एकमात्र ऐसी संख्या जो किसी संख्या से भाग नहीं लगती है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। यहां तो कुछ बताने की बात नहीं, इसलिए कि ये भाज्य संख्या अभाज्य संख्या आप जानते हैं। आइए अब 13 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी बारंबारता सारणी, यदि किसी बारंबारता सारणी, यदि किसी बारंबारता सारणी, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9, माध्य 8.9 एवं माध्यिका मध्यिका 9 हो तो बहुलक होगा, और इसके ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन में दिया है 7.2,
बी ऑप्शन में दिया है 8.2, सी ऑप्शन में दिया है 9.2 और डी ऑप्शन में दिया है ये आपका 10.2। देखिए, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, वो क्या होता है, बहुलक बराबर, बहुलक कहते हैं जी मोड को, ये बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका और -2 इंटू माध्य। क्या होता है, -2 इंटू माध्य। देखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, अभी तो माध्यिका और माध्य दे के पूछा है, ये भी पूछ सकता है, ये बहुलक और माध्य दे देगा, बोलेगा माध्यिका निकालो, हो सकता है माध्यिका और बहुलक दे के की 2 चीज दे देगा और तीसरा कहेगा निकालने के लिए। तो अब बहुत आसान सी बात, यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 इंटू इस फॉर्मूला पे रख दीजिए, ये इसकी माध्यिका कितनी है, 9 है, अब -2 इंटू ये माध्य इसका क्या है, 8.9 है, सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। 9 3 27, 18 हाथ लगे 1, 8 दूनी 16, 1 17, घटा दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, 10, 10 में से ये 8 गया तो 2, ये 6 हो गया, 26 में से गया 9, ये क्या हो गया, ये 9.2 आंसर हो गया। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये फार्मूला आप याद रख लेंगे, इसको लिख लेंगे, इससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और फिर मैं कहूँ, हो सकता है कि बहुलक और माध्यिका देखे माध्य पूछे, तब बहुलक का मान रख दीजिए यहाँ पे, माध्यिका का रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, माध्य निकल जाएगा, कोई दिक्कत। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है, यह भी बहुत आसान, यह क्वेश्चन है 19 और 25 का, 19 और 25 का, ये 15 नंबर क्वेश्चन है जी, समांतर माध्य है, समांतर माध्य है, 19 और 25 का समांतर माध्य है, और इसमें ऑप्शन दिया है, एक में दिया है 21, बी में दिया है 22 और सी में दिया है 23 और डी में दिया है 24। देखिए, अब आप सब लोग जानते होंगे कि इसका कितना आंसर हो जाना चाहिए, तो ये आपको मैं समझता हूं कि 22 होना चाहिए। देखता हूं, इसको निकालने का बहुत आसान सी बात, आपको पता है दो संख्याओं का समानांतर माध्य निकालना है। आप पढ़े होंगे ए एवं बी के बीच, ए एवं बी के बीच का समानांतर माध्य, बीच का समानांतर माध्य। देखिए जी, 10th तक में एक ही समानांतर माध्य निकालना सीखना है। समानांतर माध्य क्या होता है, a + b/2। हमें 10th तक में एक ही समानांतर माध्य निकालना पड़ना है, जबकि वी कैन इंजॉय इनफाइनाइट अरिथमेटिक मींस बिटवीन टू गिवन नंबर्स, और वो आपको 11th में पढ़ना होता है। अब यहाँ पे देखिए, तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग कर दीजिए, आप जिसे औसत कहते हैं, क्या हो जाएगा, 19 + 25/2, 9 × 5 = 14, हासिल 1, 2 1 3 1 4/2, कट के कितना हो गया, 22। इसका आंसर क्या हो गया, 22 हो गया। तो ये बहुत आसान है, 10th तक में सिर्फ एक ही समानांतर माध्य पढ़ना है, जबकि रियलिटी है कि हम लोग इनफाइनाइट अनंत समानांतर माध्य दो संख्याओं के बीच रख सकते हैं, तो वो आपको 11th में पढ़ना होता है, कोई दिक्कत। ये फॉर्मूला सब लिख लेंगे, ध्यान में रखेंगे, ये बहुत काम की बात। आगे बढ़ें, तो ये था आपका 15वां नंबर क्वेश्चन। आइए अब 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, और फिर मैंने कहा था कल 21 तारीख से, आज से मैंने 9th 10th बिहार बोर्ड का और 12th का ये बैच, नया बैच ऑफलाइन स्टार्ट किया हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर सीखना चाहते हैं, आना यहाँ चाहते हैं, आप मेरे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, ये 15, अब 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए। अब ये 16 नंबर क्वेश्चन जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 16 नंबर, किसी घटना ई के लिए, किसी घटना ई के लिए, किसी घटना ई के लिए पीई, ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है जी, पी नहीं, पीई नहीं बराबर व्हाट, ये बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। A 0,
B1, C1/2 और D ये आपका है -1। देखिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बी क्यों हो जाएगा, आइए अब इसके साथ मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, बहुत अच्छी अच्छी बातें। ये प्रोबेबिलिटी का है जी। प्रोबेबिलिटी की हिंदी होती है प्रायिकता। हम आपको बता दें, अब इसी प्रायिकता के में भी कुछ आगे बढ़ के बातें कर लेता हूं। ये प्रोबेबिलिटी जो होता है, ये आप कह सकते हैं कि ये संभावना की बात है, कितनी पॉसिबिलिटी है किसी भी चीज के होने का। जैसे कोई गेम हो रहा है, तो गेम हो रहा है तो किसी टीम को जीतने या हारने का की संभावना कितनी होगी। गेम होने से पहले 50-50% का होगा, जीत सकती है कोई टीम या हार सकती है कोई टीम। तो ये प्रोबेबिलिटी में एक ही फार्मूला है जिसपे आपका क्लास 9th भी है, क्लास 10th भी है, कोई दूसरा फार्मूला नहीं है। और वो फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ई स्टैंड करता है इवेंट के लिए। ई हम लोग कहते हैं इवेंट। इवेंट का मतलब होता है घटना, कोई भी घटना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट यानी किसी घटना होने की संभावना इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और बटे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। वेरी इजी, नंबर ऑफ टोटल आउटकम। मैं समझता हूं क्लास 10th में इससे आसान कोई सेक्शन नहीं होता है जी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट यानी किसी भी घटना के होने की प्रायिकता, ये पी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इसकी हिंदी होती है प्रायिकता। इससे आसान कुछ भी नहीं होता जी 10th में। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का मतलब होता है जिसके हमें काउंटिंग करनी है, व्हिच हैज टू बी काउंटेड, हमें जिसकी बात का निकालनी है। और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स मतलब उसमें कुल कितनी चीजें हैं जिसकी गिनती करनी है, सो अब बटे टोटल। देखिए कितना आसान होता है, इसे हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। क्वेश्चन यहां से रहता ही रहता है। जैसे आप देखिए लिखा हो, एक थैले में एक थैले में एक थैले में 3 लाल गेंद, 3 लाल गेंद, एक थैले में 3 लाल गेंद, 5 उजला गेंद एवं 4 सफेद गेंदें। 4 सफेद गेंदें, 4 सफेद गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। यादृच्छा यानी क्या होता है, एट रैंडम। एट रैंडम की अंग्रेजी होती है। एक गेंद एट रैंडम यादृच्छा निकाली जाती है, निकाली जाती है। क्या प्रायिकता है, निकाली जाती है। निम्न के होने की प्रायिकता बता दें। निम्न के होने की प्रायिकता बता दें। निम्न के होने की प्रायिकता बता दें। अब देखें, हाँ ये उजला गेंद इधर लिख दिया, इधर सफेद लिख दिया, दोनों एक ही चीज हो गया। सॉरी, इसे कर देता हूं हरी गेंदें, हरी गेंदें। अब देखिए प्रायिकता बता दें। जैसे पहला रहे प्रोबेबिलिटी, पहला रहे लाल गेंद, लाल गेंद। दूसरा रहे हरी गेंद। तीसरा रहे उजली गेंद, उजला गेंद। चौथा है लाल या हरा, लाल या हरा गेंद। सपोज कीजिए पांचवा है हरा या उजला गेंद, कुछ भी रहे, उजला गेंद। और देखिए इसी में अगर है छठा में लिखा हुआ पीला गेंद।
अब देखिए ये आपको कितनी अच्छी बात है और कितना आसान क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला नंबर देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। अब लाल गेंद होने की संभावना, हमने एकमात्र बात कही, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटे नंबर ऑफ टोटल आउटकम, जिसकी हमें गिनती करनी है वो कितनी है। तो देखिए एक थैले में 3 लाल गेंद, 5 उजला है, 4 हरा है, एक गेंद उसमें से निकाला जाता है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो लाल होगा, हरा होगा, उजला होगा। देखिए 3 लाल गेंद है ना, एक लाइन का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मैंने जिसकी गिनती करनी है, तो गिनती किसकी करनी है, लाल का ना, बराबर क्या हो गया 3 बटे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, टोटल गेंद गिन लीजिए, 5 3 8, 8 4 क्या हो गया 12, 3/12, 1/4 आपका आंसर हो गया। कितना आसान है ये। दूसरा देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ग्रीन का, अब हरी गेंदें कितनी है 4, तो हमें 4 मतलब जिसकी गिनती करनी है वो कितना है बटे टोटल, 4 बटे कितना हो जाएगा, टोटल तो 12 है ना, आई मीन क्या हो गया 1/3। तीसरी नंबर बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट इसमें कितने हैं 5, लेकिन 5 है, 5/12, ये आंसर हो गया। चौथा देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ग्रीन, अब लाल या हरा, तो लाल कितनी है 3 और ग्रीन कितना है 4, 4 3 क्या होता है ये 7, 7/12। कहा ना सिर्फ एक बात पे, और ये आपको बता दूं बाबू, ये प्रोबेबिलिटी का आगे चल के तो प्रोबेबिलिटी मैथ की अलग फैकल्टी ही होती है, 12th वगैरह में जाइएगा जहाँ पे बायस थ्योरम वगैरह आता है तो वो बड़ी अच्छी बात हो जाती है, लेकिन सबका बेस यही होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अब 5 में देखिए क्या है प्रोबेबिलिटी, ग्रीन और व्हाइट, कितना हो जाएगा बाबू, ग्रीन कितना है 4, व्हाइट कितना है 5, 5 4 क्या हो गया 9/12, और 3 से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, क्या हो गया 3/4। फिर छठा देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, ये मैंने जान के लिखा है जी, इसमें येलो कोई है येलो नहीं है ना, तो क्या होगा ये 0, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 0 बटे 12 इक्वल टू 0, आंसर हो गया। ये आपका बाबू फिर बता दूं सबसे बेसिक चीज, इसमें फिर ताश के पत्ते के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन कोई क्वेश्चन होगा आपको एकमात्र ये काम करना है, सिर्फ देख लेना है, जिसकी गिनती करनी है वो कितना है बटे टोटल कितना है, बस 9th 10th में इस एक फॉर्मूला से अलग कुछ भी नहीं है। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत समझने में, और यहां से क्वेश्चन रहता ही है जी, कोई दिक्कत। तो आइए अब देखिए और कुछ बताते हैं, इसमें जो ऑब्जेक्टिव पूछता है इसमें कुछ बातें आप ध्यान में रखेंगे, और कुछ बातें देख लेता हूं फिर उस क्वेश्चन पे आता हूं। देखिए ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है कोई भी घटना की प्रोबेबिलिटी, देखिए किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही होती है, आई मीन किसी भी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में ऑलवेज पूछता है। मतलब किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच होती है, 0 से 1 के बीच होती है, मतलब 0 से कम नहीं हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं, यानी किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक क्या हो गया 0 से कम, ऋणात्मक या 1 से अधिक नहीं हो सकती, 1 से अधिक नहीं हो सकती है, यानी 0 से कम नहीं हो सकता है और 1 से ज्यादा नहीं। एक बार पूछ दिया था बिहार बोर्ड में कि प्रायिकता कितने से कितने के बीच होती है, तो 0 से 1 के बीच में। जैसे आपके सामने क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में कौन असंभव प्रायिकता है,
कौन असंभव प्रायिकता है। अब कौन असंभव प्रायिकता है यानी जो नहीं हो सकता है। आपके सामने में ए में अगर लिख दे 1/2, बी में लिख दे -3/5, सी में लिख दे 0 और डी में लिख दे ये 2/7। देखिए क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन -3/5 हो जाएगा, इसलिए कि ऋणात्मक नहीं हो सकता है, सभी एक से कम। और यहां भी देखिए सब कुछ लिखा है, मैंने एक से कम ही लिखा है। अब जैसे इसी जगह पे क्वेश्चन पूछ दे, अगर ये पहला क्वेश्चन हो जाए और मान लिया कि दूसरा में ऐसा ही दे दे, ए में मान लिया दे दे 2/5, बी में दे दे 7/4, सी में दे दे 2/3 और डी में दे दे 1/4। कौन नहीं हो सकता जी? 7/4 नहीं होगा। क्यों? ये आपको एक से बड़ा होता है। आप एक से बड़ा कौन होता है? नहीं होता है। आप बचपन से पढ़े हैं, फिर मैं बता देता हूं। यदि अंश बड़ा है और हर छोटा है तो एक से बड़ा होगा, और अंश छोटा रहेगा, हर बड़ा रहेगा तो एक से कम होगा। आप देखिए जैसे इसमें अगर डिवाइड करेंगे 4 से 7 में, 4 1 जा 4, 3 हो गया 0, ये 7 चौक 28, एक से ज्यादा हो गया ना। I mean, अगर अंश बड़ा हो हर छोटा हो वह भिन्न एक से बड़ा होगा, और अगर अंश छोटा हो हर बड़ा हो वो भिन्न क्या होगा? एक से कम होगा। जैसे 11/12 ये आपको एक से कम है, यह एक से कम है, लेकिन 12/11 ये क्या है? एक से बड़ा होता है। कोई दिक्कत? यह ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, और 0 से 1 वाला तो पूछ चुका है, इसलिए इस पर भी ध्यान देंगे। अब आइए हम जिस क्वेश्चन के लिए एक और बात याद रखेंगे कि किसी भी घटना की, देखिए मैं जल्दी जल्दी चाह रहा हूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा आपको बता लूं, बस आप लोग गौर से वीडियो को देखेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से मैथ में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। कहीं कोई बात नहीं, मैं 100 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चला हूं। एक बात और याद रखिएगा, किसी भी घटना की कुल प्रायिकता एक होती है। कुल प्रायिकता कितनी होगी? एक। जितना भी क्वेश्चन बनाते हैं एक ही आपको इवेंट का निकालते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी को जोड़िएगा एक ही होगा, कि कुल प्रायिकता एक होती है। अब ऐसे क्वेश्चन भी पूछ देते हैं, जैसे क्वेश्चन आ जाए एक मैच को जीतने की प्रायिकता, एक मैच को जीतने की प्रायिकता 0.6 है हो तो उसे हारने की प्रायिकता कितनी होगी? उसे हारने की प्रायिकता क्या होगी? उसे हारने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए आपको क्या बताया, ये जीतने की प्रायिकता 0.6 है। आपको पता है चूंकि कुल प्रायिकता कितनी होती है, ये आप याद रखेंगे। कुल प्रायिकता कितनी होती है? 1। ये मैंने बताया, यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। कुल प्रायिकता 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ जीतने को बिन कहते हैं ना, बिन माने जीतना। अरे बिन माने क्या होता है? जीतना। तो हमने लिख दिया W से इंडिकेट किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द मैच कितना है? 0.6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग द मैच बराबर क्या होगा? लॉसिंग यानी हारना, यानी हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यहां आप जीतना भी लिख सकते हैं, हारना भी लिख सकते हैं। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग द मैच कितना होगा? दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए बाबू? 1 होना चाहिए। दोनों का जोड़ किसका होना चाहिए? 1। I mean 1 माइनस 0.6 और ये घटाएंगे 0.4, क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे भी कभी कभी मैंने बच्चे को देखा है कि ये गलत कर जाते हैं घटाने में। देखिए जब भी जोड़ या घटाव करना हो दशमलव का, तो दशमलव के सामने दशमलव रखिए जोड़ या घटाव में, और अगर नहीं है यहाँ पे दशमलव तो दशमलव के बाद 0 दे लीजिए और तब घटाइए। ये क्या हो गया? 4, 0.4। ये गलती नहीं करेंगे, मैंने ऐसे ही बात कर ली, मैं क्लास में पढ़ाते समय ऐसा फील किया हूं इसलिए बता लिया। जोड़ना हो या घटाना हो दशमलव का, दशमलव के सामने दशमलव लिखिए। जैसे अगर 2.3 अब प्लस रहे 0.003, इसको जोड़ना है, कोई बात नहीं। 2.3 दशमलव के सामने दशमलव रखिए, 0 है 003,
और जो खाली जगह बच जाए वहां जीरो में भी अगर डर लगता है तो जीरो डाल के जोड़ लीजिए। दशमलव के बाद का अंक है और वहां कुछ नहीं है बाद में अंक, तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं, 3 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, सो ऑन। ये तो बहुत छोटी सी बात मैंने कह ली, आप जानते ही होंगे। अब यहाँ पे देखिए, यह जो क्वेश्चन है, तो क्या क्वेश्चन कहता है कि किसी घटना ई के लिए पीई यानी इवेंट होने की घटना प्लस पीई नहीं यानी इवेंट नहीं होने की घटना। तो जैसे आपने यहाँ देखा जीतने का और हारने का, तो ये कहता है कि होने की और नहीं होने का दोनों का जो, तो टोटल प्रायिकता कितनी मैंने बताई 1, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका उसका बी आंसर हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। मैं समझता हूं कि आप समझ रहे होंगे और बस थोड़ा गौर कर दीजिए, सबको देख लीजिए, मैथ आपको कभी भी टेंशन नहीं देगा एग्जाम में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मैं 17वें क्वेश्चन की ओर चलता हूं जी। अब ये 17वां क्वेश्चन क्या है जी, ये 17 क्वेश्चन है, दो सिक्कों के उछाल में दो शीर्ष आने की प्रायिकता होगी, दो शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। और दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या क्या होगी, ए में है आपका 1, बी में है ये आपका 3/4, आपका सी में है 1/2 और डी में है 1/4। देखिए जी इसका 1/4 आंसर हो जाएगा। अब सवाल है कि कैसे हो जाएगा। हमने एक लाइन की बात कही कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो दो सिक्कों के उछाल पर संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, संभावित परिणाम जरा इसे गौर से करेंगे, संभावित परिणाम क्या होंगे। देखिए एक लाइन से लिखेंगे कभी चुकेंगे नहीं। मान लिया कि यह ए है, यह सिक्का बी है, हो सकता है ए का भी हेड आ जाए, बी का भी हेड आ जाए। हम सिक्का उछालें और दोनों गिरा तो संभव है कि ए पे भी हेड हो, बी पे भी हेड हो। एक ये कंडीशन हो सकता है कि ए और बी उछालें, ए पर हेड हो और बी पे क्या हो जाए, टेल हो जाए, ऊपर से नीचे गिरने पर। हो सकता है तीसरी बात क्या हो सकती है कि इस पे भी टेल हो जाए और क्या हो जाए, इस पे भी टेल हो जाए, ये भी हो सकता है। चौथी बात क्या हो सकती है, ए है बी है, चौथी बात हो सकती है कि इस पे टेल हो जाए और इस पे क्या हो जाए, हेड हो जाए। देखिए हम किस ढंग से लिखे हैं, एक एक करके हटाए हैं, दोनों हेड लिया, पहले एक हेड को टेल किया, फिर इस हेड को टेल किया, फिर इस टेल को हेड किया। तो ये कुल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, कुल कितने परिणाम हो गए, 4। और हमने तो एक लाइन की बात कही कि दो शीर्ष आने की, कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटे नंबर ऑफ टोटल आउटकम। दो शीर्ष आना है, दो शीर्ष इस पे कितनी जगह पे लिखा है, एक जगह लिखा है ना, ये दोनों हेड। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 1, अब बटे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स क्या है, 1 2 3 4, क्या हो गया, 1/4 आंसर हो गया। कोई दिक्कत। तो बस मैं कहा ना, ये एक फार्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटे नंबर ऑफ टोटल आउटकम, पूरा 9th 10th है जी, कहीं और कुछ नहीं करना है। कोई दिक्कत। आइए तो अब हम आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन देखता हूं जी। अब ये 18 नंबर क्वेश्चन देखता हूं। बस एक बार फिर आपको याद दिला दें, बस एग्जाम का समय है जी, सारे कुछ छोड़ के, आराम छोड़ के आप बिल्कुल पढ़ाई पे भिड़े रहिए। और मैथ के लिए आप खुद भी देखिए, फ्रेंड्स को भी दे दीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 100 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप देख रहे हैं लगभग पूरे किताब का ये हर एक्सरसाइज का ये आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। कहीं से भी छूटने का क्वेश्चन कोई संभावना नहीं बनेगी, अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। अब जरा देखिए, हाँ ये बहुत अच्छी बात है। ये कितने 17 हो गए थे और अब 18वां नंबर क्वेश्चन। ये 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी
यदि किसी ऊर्ध्वाधर, ये देखिए ये आपका किसका आ गया, ये ट्रिग्नोमेट्री का आ गया जी, हाइट एंड डिस्टेंस का। ऊर्ध्वाधर स्तंभ, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ, एक मिनट हुआ, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया, उस स्तंभ की छाया, उस स्तंभ की छाया, उस स्तंभ की छाया की लंबाई की, उस स्तंभ की छाया की लंबाई की, छाया की लंबाई की √3 गुनी हो, √3 गुनी हो तो, √3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण बतावें, सूर्य का उन्नयन कोण बतावें। देखिए अब थोड़ी इससे लगती हुई बात मैं बता देता हूं। उन्नयन कोण होगा, यहां बतावे नहीं लिखा जी, उन्नयन कोण होगा। देखिए ए 30 डिग्री है, वो क्या है, बी 45 डिग्री है। अब देखिए सी 60 डिग्री है, डी कितना है, 75 डिग्री है जी। देखिए क्या कहता है, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। मैं बता दूं यह आपका सूर्य का उन्नयन कोण, यह आपका 60 डिग्री होगा। लेकिन अब कैसे होगा नहीं होगा, आइए इसे भी देख लेता हूं। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन रहता ही रहता है जी। आपको पता है, देखिए आपको पता है कुछ वैल्यू जो याद रखना होता है। ये 0 डिग्री से 90 डिग्री का, 0 डिग्री 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। ये साइन, साइन 0 कितना होता है, 0, 30 1/2, 45 1/√2, ये √3/2, ये 1। कॉस क्या होता है, ये 1 होता है, √3/2, 1/√2, 1/2 क्या होता है 0, और tan क्या होता है, ये आपका 0, 1/√3, 1 होता है √3, और क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है। अब देखिए कुछ बच्चे इस फार्मूला को याद करने में, ये सभी वैल्यूज को याद करने में उन्हें प्रॉब्लम होता है। कोई बात नहीं यार, रटने की जरूरत ही नहीं है। आपको देखिए अगर किसी लड़के को, अब देखिए मैं याद करना, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, किसी लड़के को अगर एक साइन का भी याद है वैल्यू, वह सक्षम है सबका लिख लेने के लिए। जैसे साइन का याद है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। आप कॉस को लिखना हो आप उल्टा लिख जाइए ना, उल्टा लिख जाइए, मतलब इधर से शुरू कीजिए 1, फिर क्या हो जाएगा √3/2, फिर 1/√2, 1/2, 0 हो गया। देखिए यही चीज लिखा हूं ना, साइन का याद है, कॉस का लिखना है उल्टा लिख रहे हैं, पहले 1 थे, यहाँ 1, √3/2, 1/√2, 1/2 डी। tan जो होता है वो साइन बटे कॉस कर दीजिए। आप पढ़े भी होंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है जी। तो 0/1, 0/1 क्या हो गया 0, 1/2 और √3/2 आपको पता है 1/2 × 2/√3 लिखेंगे, कट गया 1/√3। आप ऐसे भी सोचे ना, इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर, इसका हर कट गया 1/√3, ये 1/√2 बाई 1/√2 कट गया 1, इसका ये 2 कट गया √3, और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। देखिए बाबा एक बात बता दूं, 0/1 0 होता है, 1/0 नॉट डिफाइंड, और 0/0 ये मीनिंगलेस होता है। इससे हम लोग मैथ में कभी 0/0 को 0 मत बोलिएगा, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है जो मीनिंगलेस होता है,
इसे हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। अभी मैंने बता दी कि ये 0/0 कभी भी भूल के 0 नहीं बोलेगा, सो हम वो एक अलग कथा है, अभी उधर हम नहीं जाते, यहाँ पे रहते हैं। अब देखिए, तो अभी आप बोलेंगे कि सर आपने एक बात कही, अगर साइन का एक का वैल्यू याद है तो सबका वैल्यू लिख लेंगे। तो साइन का जैसे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1, और कॉस लिखना है तो उल्टा 1, √3/2, 1/√2, 1/2 0 लिख लिया। टेन लिखना है, साइन बटे कॉस होता है 0/1 0, इससे बाई करेंगे 2 से 2 कट गया 1/√3, इसे बाई करेंगे 1/√2, 1, इसे बाई करेंगे 2 से 2 कट गया √3 और 1/3। अब कोई लड़का कहे कि देखो सर, एक आपने कही बात याद करने के लिए कि एक तो याद रखना होगा, अरे भैया हम तो वो उसमें से हैं जो हम वो भी नहीं याद रखेंगे, तब कैसे होगा? फिर भी कोई घबराने की बात नहीं। देखिए आप कैसे बिना याद रखे हुए एक लाइन भी कैसे आप लिख लीजिएगा। और मैं तो कहूं एग्जाम हॉल में जाएंगे, कॉपी मिलने के कुछ देर बाद क्वेश्चन मिलेगा, तो पहले इसको लिख लेंगे, क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, वो तो गारंटेड रहेगा। अब जैसे देखिए, बिना याद किए कैसे लिखते हैं, अरे 0 से लेके गिनती याद होगा यार, 0 से लेके लिखोगे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और बटा में 4 हो गया, सबके 4 कर दीजिए, कोई दिक्कत? फिर एक बात बताता हूं कैसे मैंने लिखा, देखिए 0, 1, 2, 3, 4 और फिर बाबू बाई क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, कोई दिक्कत? और सब पे रूट कर दीजिए, क्या कर दिया हमने, रूट कर दिया। क्या फिर एक बार देखो, 0, 1, 2, 3, 4 लिखेंगे, सबके बाई में 4 कर देंगे और सब पे रूट कर देंगे, रूट कर दिया, कोई दिक्कत? अब ये जो हुआ साइन का वैल्यू तैयार हो गया जी, और साइन का वैल्यू 0/4 0, 0 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का कितना हो गया 2, ये 2 से 2 कट गया, 1 का स्क्वायर रूट 1, नीचे 2 बच गया, √2, √3 का 3 का स्क्वायर रूट 3, 4 का क्या हो गया 2, ये कट के 1, √1 बराबर 1। अब जब साइन हो गया तो फिर अभी हमने कॉस लिखना सिखाया, उल्टा लिख जाइए, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0, और फिर 10 लिखना है, क्या लिख देंगे 0, और अभी बताया 1/√3, 1 हो गया √3, नोट डिफाइन। अब आप कहोगे कि सर साइन कोस टेन पे तो बहुत बातें कर रहे हो, कॉस है, ये कोसेक है, सेक है, कॉट की बात नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। आपको वहां सर ने बताया होगा साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक, और कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक, टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट। तो आप कोसेक लिखना है ना साइन को उल्टा, यानी 0/1 का उल्टा 1/0, यानी नॉट डिफाइन। ये 1/2 तो 2 हो गया, 1/√2 तो √2 हो गया, ये क्या हो गया 2/√3, 1 का उल्टा 1। फिर कॉस का उल्टा कर जाइए, सेक हो जाएगा, 1 का उल्टा 1, आई मीन 1/1 होगा ना, तो इसका उल्टा 1, ये क्या हो गया 2/√3, ये √2, 2, ये क्या हो गया नॉट डिफाइन। फिर ऐसे ही 10 का उल्टा कर दीजिए कॉट, कोई दिक्कत? तो ये मैंने बता ली कि ये फार्मूला, ये वैल्यू कैसे याद रहेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं, ये चीज तो हो गया। अब एक बात और जो ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा ही वो बात याद रखनी चाहिए, वो क्या होते हैं बुआ, कि आपने पढ़ा होगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण पढ़ा होगा। लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए पी से इंडिकेट करते हैं, कर्ण को किससे करते हैं, एच से, यानी साइन थीटा बराबर p/h भी लिखते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, आधार बटे कर्ण। आधार की अंग्रेजी बेस होती है, सो इट इज एल्सो डिनोटेड एज बी। और आपको मालूम है टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये लंब बटे आधार, आप खूब पढ़े होंगे, लंब बटे आधार, और लंब की अंग्रेजी परपेंडिकुलर, इसको पी से करते हैं, आधार को बी से करते हैं, कोई दिक्कत? तो ये बात आप पढ़े होंगे, ये तो बहुत बेसिक बात है, याद रखना चाहिए। अगली नंबर बात है, अब लंब कर्ण आधार किसको कहते हैं, तो देखिए ये आपका लंब किसको कहते हैं, लंब कहते हैं जिसे हम लोग परपेंडिकुलर जी, ये परपेंडिकुलर कहते हैं, लंब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहते हैं कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा। अगला होता है कर्ण, जिसकी अंग्रेजी होती है हाइपोटेन्यूस,
हाइपोटेन्यूज, इसे एस से इंडिकेट करते हैं। 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा, के कोण के सामने की भुजा, 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा। और फिर आधार, आधार जिसे हम लोग बेस कहते हैं, बेस किसको, इसे बी से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि बेस का पहला लेटर बी होता है, जिस पर कोण हो, जिस पर कोण हो। अब देखिए, इतनी बातें ध्यान में रखेंगे। अब इस क्वेश्चन को बनाना है जी। अब देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में अगर आप फिगर बना लेते हैं तो फिर आपको आधा से अधिक मुश्किल समाप्त हो जाता है। और देखिए यहां बच्चों, एक बात बताता हूं, हाइट एंड डिस्टेंस का जो फुल क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, तो आपको क्या होगा, अब सीबीएसई पैटर्न से ये कॉपी चेक होता है जी। तो फिगर के लिए 1 नंबर, तो आप फिगर बना दीजिए, कुछ नहीं बना पाते हैं तो 1 नंबर, गिवन लिख दीजिए उसके लिए 1 नंबर। तो अगर फिगर बना के गिवन लिख देते हैं फिर 2 मार्क्स हो जाएगा, बीच में जितना भी सिंप्लीफाई करो 2 मार्क्स, और आंसर के लिए 1 मार्क्स होता है। तो क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। फिगर कैसे, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ, आपको पता है ऊर्ध्वाधर स्तंभ लिखा है तो ठीक यही होगा ना जी। अब देखिए यहां पे आप इसको लिख लेंगे, यहां बनाते भी चलिए और लिखते भी चलिए, 2 मार्क्स की गारंटी और गलती भी नहीं होगी। क्या हो गया, माना कि ए बी बराबर है स्तंभ, ठीक है। किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, जमीन पर उस स्तंभ की छाया। अब देखो, अगर इधर में सूरज रहेगा तो इधर छाया बनेगा। तो मान लीजिए कि छाया कौन हो गया, या आपको बीसी कर देते हैं। बीसी बराबर क्या है, छाया। आए बाबू, इधर सूर्य है तो फिर इसका छाया इधर ही बनेगा ना, ये बन गया। अब कहता है, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है, तो मान लेते हैं, माना कि छाया बराबर क्या कर लेते हैं, x कर लेता हूं, छाया को क्या कर लेते हैं, x। उस स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3, तो इसको हमने मान लिया यह x मीटर है जी, इसको हमने माना यह x मीटर है। तो स्तंभ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, √3 गुनी, देखिए क्वेश्चन में ही लिखा है स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया, यानी छाया x है, उसकी √3 गुनी है, तो ये कितना हो गया, √3x। तो स्तंभ कितना हो गया, √3x। तो सूर्य का उन्नयन कोण बतावे। देखिए 2 कोण होता है, एक होता है उन्नयन कोण और दूसरा होता है अवनमन कोण। उन्नयन कोण जिसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, और एक होता है अवनमन कोण। देखो बाबू, अगर नीचे से ऊपर देखते हैं तो आंख पर उन्नयन कोण बनता है, और ऊपर से नीचे देखेंगे तो आंख पर अवनमन कोण बनेगा। जैसे यहां से अगर कोई आदमी ऊपर की ओर देखेगा तो यह जो एंगल बना, ये क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा, अगर हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। और अगर कोई आदमी ऊपर से नीचे देखे तो कौन सा कोण, यहां जो कोण बनेगा यह आपका क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, ठीक है। बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं कि शायद अवनमन कोण ये होगा, ऐसा नहीं जी। और उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर होता है। मैं एक सवाल पूछूं, अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर क्यों होगा, क्यों होगा बाबू, देखिए क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स हो जाते हैं, एकांतर कोण हो जाते हैं, इसलिए बराबर होते हैं। आप पढ़े होंगे 9th में कि 2 समानांतर सरल रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। अंग्रेजी में पढ़े होंगे, इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट 2 और मोर पैरेलल लाइंस देन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। खैर चलिए, तो ये उन्नयन अवनमन आप समझ गए होंगे। देखिए हमारा प्रयत्न है एक ऑब्जेक्टिव बनाना नहीं है, यह है कि इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं सब आप जान लीजिए कि और क्वेश्चन में काम है। तो चलिए, ये क्वेश्चन कहता है कि स्तंभ के ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर छाया की लंबाई की √3 गुनी है, ठीक है। तो उन्नयन कोण का मान अब थीटा का मान बताना है। देखिए जितने भी आप हाइट एंड डिस्टेंस बनाएंगे, एंगल के लिए जो दिया हुआ है वो कौन कौन चीज दिया हुआ है। तो अभी इस थीटा के लिए देखिए, कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, वो लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर। और जिस पर कोण हो उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं।
और देखिए ये तो 90 है ना, 90 के सामने की ये तो H होगा, तो हमें P और B दिया है ना, H से तो कोई लेना देना है नहीं, तो हमको H का कोई नोटिस नहीं लेना है। अब देखिए फिर बताऊं कौन कौन चीज दिया हुआ है। ये इस साइड को क्या बोलेंगे, कोण के सामने की भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। इसके सामने ये हुआ तो ये लंब हो गया, और इस कोण के लिए यह क्या हो गया, कर्ण, क्योंकि यहां से 90 के सामने का कर्ण, और जिस पर कोण है ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो लंब और ये आधार, इसमें किससे रिश्ता जुड़ता है, tan से ना, तो लिख देंगे। इसलिए त्रिभुज कौन है, एबीसी में, एबीसी में देखिए क्या लिखेंगे, tan लिखेंगे। देखिए हमने tan का क्यों जज किया, क्योंकि यह P दिया हुआ है और B दिया हुआ है, तो tan। आप कहोगे cot तो सर B बटे P होता है, यस यू कैन राइट, आप cot भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। tan थीटा बराबर P, क्या लिखेंगे बाबू, AB और बटे B, P बटे B। अब देखिए ना AB कितना है, √3x, नीचे कितना है, x से x कट गया, इसलिए tan थीटा बराबर क्या आ गया, √3। और आप जरा बताओ ये tan कितना डिग्री √3 होता है, 60 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री। इट इज योर आंसर। देखो ये जो थीटा है ना, इसको लिखने समय ध्यान देंगे, इसको अंदर ही रखेंगे, बाहर लिखोगे तो ये क्यू हो जाता है। ये थीटा है, हम लोग पढ़ते थीटा, लिखते हैं थीटा लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हम समझते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का भी बाबू, देखो जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना 5 मार्क्स में भी, एक दिया रहेगा और एक पूछेगा, तो आप इस चीज को निकाल लेंगे कि जो दिया हुआ और पूछने वाले में रिलेशन किससे जुड़ता है। पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में ही आपको 2 डायमेंशन का पढ़ना ही पढ़ना है, 11th में 3 डायमेंशन का आता है, तो 2 डायमेंशन में एक दिया रहेगा एक पूछेगा। हम लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में आएंगे तो मैं वहां पे फिर बनाऊंगा, तो फिर और ज्यादा आप देख लेंगे, लेकिन बेसिक बात यही रहेगी, कोई दिक्कत। तो अब आगे बढ़ें, अब आगे बढ़ते हैं, आइए देखता हूं 19वां क्वेश्चन। ए बाबू आप उबेंगे नहीं आप लोग, आप देखिए हम दिन भर क्लास करने के बाद भी आप लोगों के लिए अभी ये वीडियो बना रहे हैं, तो आपके लिए ही ये कर रहा हूं, इसलिए आप लोग उबेंगे नहीं और अंत तक वीडियो देखिए। आप अभी क्या करना है जी, सब कुछ छोड़ के ये पढ़ने में लग जाइए, और मैथ को पूरी तरह से जो बताता हूं मैं, आप देख लीजिए, आपके सामने बुक हो, जो भी गेस्ट पेपर होंगे जो भी होंगे, अगर कुछ आप उस पर वर्कआउट कर लेते हैं तो और अच्छी बात हो जाएगी। और मैं 100 क्वेश्चन का टारगेट रखा हूं, और फिर आपसे ये कहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने सभी फ्रेंड को बताइए। अगर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मैथ ही नहीं, मैं प्रयत्न करूंगा, मौका मिला साइंस है, SST है, उन सभी के भी क्वेश्चन को डालूंगा। आइए अब बिना लेट किए, मैं समझ सकता हूं कि आप लोग उब रहे होंगे, लेकिन फिर भी देख लीजिए, थोड़ा मेहनत कर लीजिए। ये 19 नंबर क्वेश्चन है। यदि ए एवं बी, यदि ए एवं बी, यदि ए एवं बी अभाज्य संख्या है। देखिए अभी अभी मैं अभाज्य संख्या के बारे में बताया हूं कि जिसमें किसी दूसरे से भाग नहीं लगे। अभाज्य संख्या है तो लघुत्तम समापवर्त ए बी होगा, ए बी होगा, ए में ए, बी में लिखा है, बी में लिखा है बी, सी में लिखा है ये ए बी, और डी में लिखा है ए बाई बी। देखिए यहां एक बात बता देता हूं, बात में याद आ गई, लसा। मैं बहुत सारे लड़कों से पूछता हूं क्लास में, बाबा क्या पढ़े हो, लसा मसा, तो मसा और लसा तो बोल लेंगे। जब पूछेंगे कि लसा का और मसा का फुल फॉर्म क्या होता है, वो जनरली कह लेते हैं महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। ऐसा नहीं होता है बुआ, महत्तम समापवर्तक तो ठीक होता है, महत्तम समापवर्तक तो ये ठीक होता है, लेकिन लघुत्तम समापवर्तक नहीं होता, लघुत्तम समापवर्त होता है, लघुत्तम समापवर्त होता है। ये अपवर्त होता है जी, ये अपवर्तक होता है, इसलिए इसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, और इसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। तो खैर एक बात ये ध्यान में आ गई, बता दिया। अब आप लोग कभी भी
लौसा मौसा को, मौसा तो महत्तम समावर्तक, लेकिन लौसा को लघुत्तम समावर्तक नहीं बोलेंगे, लघुत्तम समावर्तक। खैर छोड़िए, ये इसका आंसर आप में से बैठे हुए जो भी लोग देख रहे होंगे समझ रहे होंगे क्या होगा, ए बी होगा। सवाल है कि ए बी क्यों होगा। देखिए, दो अभाज्य संख्याओं का जब हम महत्तम निकालते, सॉरी लघुत्तम निकालते हैं, तो बाबू उसमें तो कुछ संख्या से भाग लगती नहीं है, क्या करते हैं, दोनों का गुना कर देते हैं। जैसे कि 5 और 7 का आपको लघुत्तम निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, आपको मालूम है क्या करते हो, भाग नहीं लगना है तो गुना कर देते हैं ना, 35। तो सेम वही चीज लिखा है यहाँ पे कि ए और बी, यहाँ 5 7 नहीं लिखा जी, ए और बी अभाज्य संख्या है, यानी इसमें किसी से भाग ही नहीं लगना है। कैसे भाग लगेगा, तो आप गुना कर देते हैं, तो वही लिखा ए बी है, तो यहाँ ए और बी का गुना लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर इसका सी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये तो छोटी बात थी। आइए बाबू, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 20 नंबर क्वेश्चन। अब 20 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान सी बात, अभी इसमें मैं समझाऊंगा नहीं, आप ही लोग से पूछ लूंगा और आप लोग खुद बता देंगे, हमें विश्वास है। ये 20 नंबर है, निम्नलिखित में कौन किसी घटना, देखिए कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए प्रायिकता नहीं हो सकती है, अब हमें कोई बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अभी प्रोबेबिलिटी में इसकी बहुत अच्छी बात मैंने आपको बताई है। अब देखो, मैं इसका ऑप्शन भी नहीं देखा हूं, लेकिन आप में से बैठे सभी लोग समझ रहे होंगे कि ये सब देखो, कौन नहीं होगा, माइनस वाला है सो नहीं होगा, और जो एक से ज्यादा होगा वो नहीं होगा। हम अभी ऑप्शन भी नहीं देखे, आप लोग भी मन ही मन समझ रहे होंगे कि सर लिखेंगे हम उसी को बताएंगे, जो माइनस होगा तो, और नहीं तो एक से ज्यादा होगा तो। अब देखता हूं वो ऑप्शन, बस इसी तरह आप मेरे वीडियो को सुन लीजिए पूरे गौर से। यार कह दिया ना, एग्जाम में मैथ में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। और ये देखिए 20 नंबर में 1/2, बी 0.3, सी 33% लिखा है, और उसके बाद डी आपको 7/6 लिखा है। देखिए अब यहां आप जितने लोग भी देख रहे होंगे, आप समझ रहे हैं कि देखो सर, अरे इसका आंसर 7/6 हो जाएगा। 7/6 क्यों हो जाएगा, क्योंकि सर यह एक से ज्यादा है। आपसे कोई पूछे कैसे समझे बउआ तुम एक से ज्यादा हो, आप क्या बोलोगे, बोलोगे कि इसका जो अंश है, जो न्यूमेरेटर है वो एक, ये आपको डिनोमिनेटर से ज्यादा है, इसलिए वो एक से ज्यादा है, तो ये इसका डी आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए, यहाँ परसेंटेज वगैरह में लिख दे बउआ, घबराना नहीं, ये कुछ नहीं आपको। अरे 0/3 को हम लोग 3/10 लिखेंगे, 33% को 33/100 लिखेंगे। देखो ये सब तो 1 से कम है ना, इसलिए आपका क्या होगा, ये 7/6 आंसर होगा। कैसा लगा क्लास हुआ, देखिए बोलते बोलते मैं भी थक गया हूं, इसलिए अब ऐसा करते हैं, आज की मुलाकात को यहीं पे खत्म करते हैं, और फिर कल मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारा 100 क्वेश्चन का मैथ का टारगेट है, और फिर साइंस, एसएसटी, ये सभी के क्वेश्चंस डालेंगे। और फिर आपसे यही बात की गुजारिश कि आप अपने वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, अगर आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी कमेंट आपको लगता हो, चाहे जैसा लगता हो, अच्छा लगता हो, बुरा लगता हो, अगर कहीं कुछ आपको सजेशन देना हो, या कोई आपको कोई क्वेश्चन पूछता हो, आप बिल्कुल भेजिए। आपको क्वेश्चन जो भी पूछना होगा आप पूछ लीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको जरूर मैं बता दूं। तो बस अब हम आपसे विदा लेना पसंद करते हैं। यार बहुत थक गया हूं, दिन भर क्लास करते करते आया, लेकिन आपके लिए, आपकी अच्छाई के लिए देखिए अभी भी खड़े होकर मैं बना रहा हूं। तो अब हम आपसे विदा लेना पसंद करते हैं, थोड़ा चाय वगैरह पीना पसंद करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, बेस्ट ऑफ लक।